आज हम न्यूरोलॉजी पर बात करेंगे और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं। हर एक ऑर्गन की, हर एक यहाँ सब ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम की अलग अलग टाइप की बीमारी होती है। उसमें से सबसे घातक बीमारी और सबसे डिसेबलेटिंग बीमारी जो होती है वो ब्रेन स्ट्रोक है। जी। जैसे हार्ट का ब्लड फ्लो बंद होता है या हार्ट की नस को ब्लॉकेज आ जाता है, हम उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। वैसे ही आम आदमी की भाषा में जब ब्रेन की नस बंद होती है तो उसे हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक के जो लक्षण होते हैं वो पैरालिसिस, हाथ पैर का लकवा, बोलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, वो अगर हम टाइम से ट्रीट ना करें तो ये परमानेंट हो सकती है। एक गोल्डन पीरियड होता है जो 3 से 4.5 घंटे के अंदर होता है। 21वीं सदी को इंसान को फैसिलिटीज बहुत सारी मिली है, लेकिन फैसिलिटीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी मिली है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है अब बहुत बदल गई है। पहले काम करने वाली लाइफस्टाइल होती थी, लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, और हम ज्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बैठे रहते हैं और बहुत ज्यादा हमारा हार्ड वर्क नहीं होता है। और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां अब हमारे आसपास देखने मिलती है। बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे कि हार्ट अटैक से लेकर छोटी बड़ी बहुत सारी बीमारियां देखने मिलती हैं। और ऐसे में बीमारियां अब जब हमारे आसपास इतनी ज्यादा देखी जा रही है तो उस पर अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीएनएम आपको पता ही है, पिछले 26 सालों से आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की चिंता करता है, और इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमेशा वीएनएम के जरिए आप तक सीधे रूबरू होते हैं और अलग अलग बीमारियों पर हम आपसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज फिर एक बार एक बीमारी पर बात होगी और जानेंगे कि आखिरकार अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ पेश आती है तो हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। आज हम न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज पे बात करेंगे और बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं डॉक्टर मनन मेहता, जो ट्राइकलर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोनिका जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से मुझे वीएनएम में बुलाने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे यहाँ पे बुलाते हो, क्योंकि न्यूरोलॉजी एक बहुत ही मेरा पैशनेट सब्जेक्ट है और मैंने बचपन में डिसाइड किया था कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट ही बनूंगा। और जब भी उसके बारे में कुछ बात करनी होती है, स्पेशली टू जनरल पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। डॉक्टर मनन मेहता के बारे में बता दूं, ट्राइकलर हॉस्पिटल में हेड ऑफ न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के हेड भी है। आजकल हम सब छोटी मोटी बीमारी जब भी हमारे सामने आती है, हमारे या हमारे फैमिली मेंबर्स के, तो हम गूगल या यूट्यूब देखने लग जाते हैं कि इसका क्या हो सकता है आगे। इससे बेहतर है कि आप वीएनएम टीवी जैसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से उन बीमारियों की जानकारी लें। आज हम न्यूरोलॉजी पर बात करेंगे और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ही यही, न्यूरोलॉजी आखिरकार है क्या और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये नई नई बीमारियां अब हमारे सामने आने लगी है। तो मैं बहुत ही बेसिक से आपको समझाता हूँ। लॉजी मतलब कि कोई भी चीज की स्टडी होती है, और न्यूरो मतलब कि ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। सो जब ब्रेन की सेल्स की या नर्वस सिस्टम के सेल्स जो न्यूरॉन बोलते हैं उसकी स्टडी को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली एक सब्जेक्ट है जो मेडिसिन के बाद सुपर स्पेशलिटी में हम आगे 3 साल का कोर्स होता है। खैर, न्यूरोलॉजिकल बीमारी बहुत कॉमन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर घर में किसी न किसी को कोई ना कोई छोटी से बड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। सिर्फ डिसएडवांटेज या एक कम नसीबी बात यह है कि लोग हार्ट को या दूसरी बीमारियों को ज्यादा जानते हैं और न्यूरोलॉजी की बीमारियों को कम जानते हैं। जैसे आज के दौर में सबको पता है कि छाती में दर्द हो तो तुरंत हार्ट के डॉक्टर के पास पहुंचना, बट कब न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है ये लोगों को अभी तक नहीं पता। स्पेशली गांव वाले लोगों को, या स्पेशली जहाँ पे रिमोट एरियाज में जहाँ पे फैसिलिटीज ना हो, तो वो काफी देर कर देते हैं जब हमको इमरजेंसीज में कुछ ट्रीटमेंट्स देनी होती है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के आउटकम बहुत अच्छे हो सकते हैं। बट हमें जब आदमी को पता ही नहीं है कि क्या है, तब तक वो जानेगा नहीं कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है। वो एक इंग्लिश में कहावत है कि द आईज विल ओनली सी व्हाट द ब्रेन नोज। बिल्कुल, अगर आपको पता ही नहीं है तो वो आप देख ही नहीं पाओगे। सो इस आपके टॉक शो के दरमियान मैं जरूर लोगों को बोलूंगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनको कब पहचानना चाहिए और कब इमरजेंसीज में आपको कौन सी अस्पताल में पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल, कई बार बहुत सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपके साथ रोज रोज होती रहती है और हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, और उन नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। सर, न्यूरोलॉजी में इमरजेंसी होती क्या है? सो न्यूरोलॉजी ये इतना विशाल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन से स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स, ये सब पूरा एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हर एक ऑर्गन की, हर एक यहाँ सब ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम की अलग अलग टाइप की बीमारी होती है। उसमें से सबसे घातक बीमारी और सबसे डिसेबलेटिंग बीमारी जो होती है वो ब्रेन स्ट्रोक है।
सो जो एक इमरजेंसी होती है, जैसे मैं आम आदमी को समझाता हूँ कि जैसे हार्ट का ब्लड फ्लो बंद होता है या हार्ट की नस को ब्लॉकेज आ जाता है, हम उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। वैसे ही आम आदमी की भाषा में जब ब्रेन की नस बंद होती है तो उसे हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। हालांकि स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लॉकेज होता है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें खून की नली फट के खून बाहर आ जाके ब्रेन में चला जाता है। बट आमतौर जो हम स्ट्रोक बोलते हैं वो हमेशा इस्केमिक स्ट्रोक ही होता है, जिसमें ब्रेन का ब्लॉकेज हो जाता है। इसे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रोक के जो लक्षण होते हैं वो पैरालिसिस, हाथ पैर का लकवा, बोलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, वो अगर हम टाइम से ट्रीट ना करें तो ये परमानेंट हो सकती है। अभी जो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज में काफी, ये लेटेस्ट नहीं है, काफी सालों से ट्रीटमेंट है, लेकिन लोगों को फिर भी नहीं पता कि एक गोल्डन पीरियड होता है जो 3 से 4.5 घंटे के अंदर होता है। अगर वो गोल्डन पीरियड को हम समझ के ऐसे कोई अस्पताल में पहुंच जाए कि जहाँ पे MRI, CT स्कैन, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट की सारी फैसिलिटीज है, तो हम काफी सारे पेशेंट्स को बचा सकते हैं, उनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोई एक रिक्शा ड्राइवर है जो सिर्फ एक ही आदमी है उसके घर में जो कमाने वाला है, अगर उसी के हाथ में लकवा मार जाए तो आप देखो वो खुद पैरालाइज नहीं होगा, उसका पूरा परिवार पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है। सो मैम एक बहुत ही सिंपल न्यूमोनिक हमारे न्यूरोलॉजी फ्रेटर्निटी ने बनाया है जिसे बोलते हैं बी फास्ट। या आई थिंक बहुत सारे चैनल्स में बताया गया है, काफी लोगों ने, मेरे कलीग न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन से काफी लोगों ने बोला, लेकिन मैं फिर भी एक बार लोगों के लिए बताता हूँ। बी फास्ट मतलब BEFAST, B for balance, E for eye problem, F for face problem, A for arm weakness, S for speech difficulty and T is for time। आपको बैलेंस में प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत, देखने में दिक्कत हो गई अचानक, आपके फेस, चेहरा टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, मुंह एक साइड का तिरछा हो गया, आर्म में, हाथ में वीकनेस है, कुछ पकड़ने में वीकनेस है या फिर बोलने में जुबान लड़खड़ाती है, तो आप टाइम सर, टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम सर ऐसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचिए कि जहाँ पे आप गोल्डन आवर का फायदा उठा सकते हैं। और थ्रोम्बोलिसिस एक इंजेक्शन होता है जो खून का थक्का, अगर टाइम सर चुनिंदा पेशेंट्स में जो क्राइटेरिया फुलफिल होता है उनको देते हैं तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स काफी अच्छी तरह रिवर्स हो सकते हैं। एक स्टेप में हम और ले जाता हूँ मैडम कि अलॉन्ग विथ थ्रोम्बोलिसिस, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करके हम हार्ट में स्टेंट रखते हैं जो काफी लोगों सबको पता है, वैसे ही ब्रेन की एंजियोग्राफी करके हम ब्रेन में जो थक्का होता है वो पूरे थक्के को बाहर निकाल सकते हैं। तो मेजर स्ट्रोक जब बहुत बड़ा लकवा होता है कि बोलने में एकदम दिक्कत होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, उन सब में ये दोनों ट्रीटमेंट गिविंग वंडरफुल रिजल्ट। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सभी पेशेंट्स को दे देंगे, बट कोई पेशेंट जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो उसको डेफिनेटली इस ट्रीटमेंट का फायदा लेना चाहिए, उससे उसकी फैमिली को भी फायदा होता है मैम। ठीक है जी, बिल्कुल। सो ये जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रोक जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है जिसमें गोल्डन आवर को हमें बहुत अच्छी तरह पहचान के, जो लास्ट इन ऑनसेट है, मतलब कि आप मानो कि 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अचानक 9:05 को आपको एकदम बोलने में दिक्कत आ गई और हाथ से चाय का कप गिर गया, तो दैट इज द टाइम ऑफ ऑनसेट कि 9:05 को ये आपको हुआ, तो आप 4 घंटे के अंदर कोई स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचिए जहाँ पे आपको ये सुविधा मिल सकती है। ठीक है। अगर स्ट्रोक आता है तो बी फास्ट और हमेशा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां इस तरीके की सुविधा हो, अगर आप पहुंच जाएं तो बहुत जल्दी रिकवरी आ सकती है। हो सकता है कि अगर आप इस गोल्डन पीरियड को मिस कर दें तो रिकवरी आएगी, लेकिन उसमें शायद बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपर्ट डॉक्टर के पास और मल्टी स्पेशलिटी जो फैसिलिटीज़ होती है, अगर उस हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं तो आपको अलग अलग जगह जाने से जो दिक्कतें आएगी वो नहीं आएगी और पेशेंट जो है बहुत फास्ट रिकवरी करते हैं। सर, आपने कहा कि ये सारी चीजें अगर आपके साथ पेश आती है तो सबसे पहले मरीज या उनके फैमिली, आसपास के लोग हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? जो जैसे ये आम आदमी की भाषा में बहुत सिंपल समझाया गया है कि ये सिम्टम्स जैसे चेहरे का तिरछापन, बोलने में दिक्कत, हाथ में बाजू में वीकनेस या बैलेंस में दिक्कत, तो तुरंत ही हमें 108 को कॉल करना है या जल्दी कोई भी नजदीकी हॉस्पिटल में है। यूजुअली आम आदमी क्या करते हैं कि वो ये गलती कर बैठे हैं कि हाँ बीपी कम हो गया होगा या शुगर कम हो गया होगा, चलो कुछ नींबू पानी साइड में बैठा के करते हैं। सी, ये हम मानवता की भावना से करते ही और करना ही चाहिए, बट ये हम वी आर मिसिंग ऑन इम्पोर्टेंट दैट टाइम विंडो। तो मानो के चलो फर्ज करिए कि कुछ भी ना हो, सिर्फ शुगर घट गया हो, तो कोई डॉक्टर थोड़ी आपको वो थ्रोम्बोलिसिस या ऐसी कोई ट्रीटमेंट देगा, बट आप
अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका शुगर चेक करेंगे, आपका ईसीजी चेक करेंगे, आपका बीपी चेक करेंगे, और अगर ऐसा जरूरी नहीं लगता है कि एमआरआई करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। बट वो लोगों को जो फोबिया है कि नहीं हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, या हम यहाँ पे चले जाएंगे तो बड़ा हॉस्पिटल कैसे जाए, लोग क्या करते हैं मैम कि वो अपने सालों के साथ पुराने जो डॉक्टर है उनके जो ऑफ कोर्स क्योंकि बिकॉज दे आर फैमिली डॉक्टर्स, तो उनका सलाह, बट कई बार उनको पहुंचने में दिक्कत होती है कि वहां पे उनको कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो हम समझते हैं कि चलो वो डॉक्टर साहब शाम को बैठते हैं, उनको दिखाएंगे, फिर बाद में वो जो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपने आजकल देखा होगा तो मिस्टर धोनी साहब ही इज पुट एन वीडियो ऑन द सोशल मीडिया के स्ट्रोक के अवेयरनेस के लिए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि वो उनके फैन तो पूरे वर्ल्ड में है, तो लोगों को और पता चलेगा कि रादर देन गोइंग हियर एंड देयर आप कोई ऐसी हॉस्पिटल में पहुंच जाइए कि जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो। जरूरी नहीं है कि आपको सारे जो भी 100 पेशेंट आते हैं तो 100 को वही ट्रीटमेंट देंगे, हर एक पेशेंट अलग अलग होता है। तो कई बार क्या होता है जो अभी हम बात कर रहे थे गूगल और सोशल मीडिया और ये सब का, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता मैडम। हर एक पेशेंट इज इंडिविजुअल, हर एक पेशेंट का कोई कैटेगरी लाइक पेक्युलरिटी होती है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को। दूसरी बात कि अगर मानो कि स्ट्रोक नहीं है और स्ट्रोक के बदले हेमरेज निकलता है, जो और एक ब्रेन हेमरेज और एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये खून की नस फटती है, तो उसमें तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही ट्रीटमेंट हो जाती है। सो अगेन आइडिया इज टू रीच स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल इन इमरजेंसी ऑन टाइम, ठीक है। जैसे मैं इश्केमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, वैसे ही जब बीपी बढ़ता है तो वो ब्रेन हेमरेज होता है, तो जिसमें नस फट के ब्रेन में चली जाती है और उसकी वजह से भी पैरालिसिस होता है, वो भी एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। क्यों कि अगर हम टाइम सर बीपी को कंट्रोल करें, एज अर्ली एज पॉसिबल बीपी को नॉर्मल लाएं, ठीक है, तो दैट विल बी द रियल चैलेंज के पेशेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म पैरालिसिस का असर ना हो। कुछ पेशेंट्स में ब्रेन हेमरेज के पेशेंट में सर्जरी की भी जरूरत है, तो वो टाइमली सर्जरी होती है, तो उसमें भी आउटकम आर फैंटास्टिक। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि वी हैव टू बी वेरी अलर्ट रादर देन वेस्टिंग टाइम। यू शुड आइडेंटिफाई द स्ट्रोक सिम्टम्स एंड रीच अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल इमीडिएटली। बिल्कुल। आजकल हम अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ों को सेव करके रखते हैं कि ये ज़रूरत के वक्त हमें काम आएगी, तो अगर ऐसी चीज़ों के लिए भी अगर हम प्रिपेयर रहते हैं तो आप सोचिए आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अगर आप सड़क पर चल रहे किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया और आप एक नंबर पर कॉल करके फ़ौरन उन्हें उस अस्पताल में पहुंचा देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है, आपके परिवार की ज़िंदगी, आपके परिजन की ज़िंदगी बच सकती है। और इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए सर ने कहा कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, मुझे लग रहा है कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कौन सी है वो सारी चीजें सर्च करके हमारे मोबाइल में फिट होनी चाहिए कि हम फटाफट वहां पहुंच सके और हमारे जाने से पहले अगर उन्हें हम इन्फॉर्म कर सके कि इस तरीके की प्रॉब्लम है एंड वी आर रिचिंग, तो शायद बहुत जल्दी हमें उस सारी चीजों की फैसिलिटी मिल सकती है, वो ट्रीटमेंट मिल सकती है। सर ये ट्रीटमेंट कैसी होती है और रिकवरी आने में क्या टाइम लग सकता है? सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअलिटी। जैसे मैंने बोला कि विंडो पीरियड जो गोल्डन आवर्स होता है जिसे हम विंडो पीरियड भी बोलते हैं, उसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो एक इंजेक्शन होता है, वो जैसे नॉर्मल कोई हम इंजेक्शन देते हैं वैसे ही देना होता है, वेन्स में देना होता है, ठीक है। उसे हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, जो खून का थक्का और थोड़ा डिजोल्व करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है कि जब मेजर वेसल बंद हो, कि तीन वेसल्स होती है ब्रेन में, जो उसमें से कोई भी मेजर वेसल बंद हो तो उसमें हम कैथ लैब में पेशेंट को ले जाते हैं, वहाँ पे एंजियोग्राफी करके वो खून का थक्का बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मैम क्लियर कट साइंटिफिक डेटा पूरे वर्ल्ड में क्लियर है कि जिनको ये इमरजेंसी सुविधा मिली विज़ जिनको वो सुविधा नहीं मिली, तो एट द एंड ऑफ 1 to 3 months जिनको ये सुविधा मिली दे आर इंडिपेंडेंट, कि उनको अपने दिनचर्या के काम करने की दिनचर्या में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, वो खुद का काम खुद से कर सकते हैं। और हमें पता है कि लकवे के पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है या फिर बड़ा लकवा हो गया उनको डेफिसिट रह जाती है, तो वो खाना पीना नहीं खुद से खा सकते, लेटरिन और पेशाब से खुद से नहीं कर सकते, चलना नहाना धोना कपड़े पहनना उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। और बिकॉज आपको पता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मेडिकल कॉस्ट है, वो सब बढ़ती जाती है, तो उसमें लोग लाइक फिर फिजियोथेरेपिस्ट को रखना, फिर केयर टेकर को रखना, नली के वो एयर बेड लाना, बहुत सारी परेशानी होती है। सो हम अगर स्मार्टली अगर ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आफ्टर इफेक्ट्स के जो खर्चे होते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं, रिकवरी फास्ट होती है डेफिनेटली। और इसीलिए
हमेशा फटाफट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो। वैसे कोई भी जब एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं तो बीमारी और बीमारी के इलाज की तो मैं बात पूछती हूँ, सबसे अहम बात मैं आपके लिए जरूर पूछती हूँ और वो है कि ये बीमारी होती क्यों है और ऐसा क्या हो सकता है कि ऐसी बीमारियां हमें ना हो। सर इसकी वजह क्या है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, और कुछ ऐसा है कि उससे बचा जा सके? मैम अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के तो बहुत सारे कारण है, अगर लेकिन हम स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही फंडामेंटली बेसिक है मैम। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये कोई भी इजीली कर सकता है क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, खून जाड़ा होने का रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी चर्बी है, वेट ज़्यादा वेट हो जिसके दैट इज ओबेसिटी, हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू के व्यसन होते हैं। तो ये तो 100 में से 80 या 90% लोगों को यही कारण निकलते हैं। सो हम जो बोलते हैं देयर इज नो रॉकेट साइंस, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। हम अगर चाहिए 5-7 चीज़ों को ध्यान रखें तो हम क्या स्ट्रोक के हमें 90% बीमारियां नहीं होगी। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं मैम। तो लाइफस्टाइल और साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां जिससे हम इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं कि डायबिटीज है तो क्या है, ठीक है दवाई ले रहे हैं और काम चल रहा है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 300 डायबिटीज में भी बड़े मजे से स्वीट खा लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है स्वीट कंट्रोल में है। तो ये सारी चीजें लीड करती है अलग बीमारियों से। आप अपना काफी लोगों को पूछा होगा बीपी, अरे 180, अरे मेरा 180 रहता है, ये बीपी ये तो नॉर्मल है, मेरा बीपी 180 रहता है, ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक या कोई भी इमरजेंसीज या न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आएगी। दूसरी बात, हम रोज बाइक चलाते हैं तो रोज एक्सीडेंट नहीं होगा, बट हमें रोज हेलमेट पहनना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें रोज अपने बीपी को कंट्रोल रखना है, शुगर को कंट्रोल रखना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस कम लेना है, खाने को कंट्रोल रखना है। तो और एक बार क्या ये जिसके साथ नहीं हुआ ना वो इसकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे। सो जिसके साथ हो चुका है, जिसने ये और ये अनगिनत एग्जाम्पल्स है आपके अगर कि हम देख रहे हैं कि 40 साल के आदमी को, डॉक्टर्स को, कोई भी हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, कितने यंग पेशेंट्स में ये सारे डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। सो वाई नॉट बी केयरफुल और मस्त जिंदगी रहे, हम अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताए। बिल्कुल, जब बीमारी आती है तो पेशेंट तो परेशान होते ही हैं, उसके आसपास वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सर ने जैसे कहा कि जब एक व्यक्ति को पैरालिसिस या ऐसा कुछ हो जाता है तो उनकी सारी रूटीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और आजकल हम सबके पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है और ऐसे में बीमारी के लिए भी हम सबको टाइम नहीं होना चाहिए। और बीमारी के लिए टाइम तब नहीं होगा जब हम खुद के लिए टाइम निकालेंगे और खुद थोड़ा सा अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखेंगे और ये सारी जो बीमारियां हैं जिसे हम बहुत नॉर्मल लेते हैं उस पर अगर गौर करेंगे तो शायद बहुत सारी चीजों से बच सकेंगे। सर एक टेक अवे मैसेज अगर हमारे ऑडियंस को हम देना चाहें तो। आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला कि देयर इज नो सक्सेस सीक्रेट सक्सेस का फॉर्मूला। इट इज़ वेरी बोरिंग, क्या रोज एक्सरसाइज करो, अपना डाइट का ध्यान रखो, लेकिन हमेशा बोलते हैं जो बोरिंग चीजें होती है वही लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बहुत अच्छे। ये बोरिंग नहीं, ये बेसिक है जो हम नहीं फॉलो करते हैं। यस, नॉट बोरिंग बट बेसिक। यस, या पर हाँ उसके साथ ऐसा नहीं बोलो कि साधु की तरह जीवन जियो, लाइक यू कैन ऑलवेज एंजॉय लाइफ, बट देन सब कुछ जो लिमिट में होता है वो दैट इज द बेस्ट थिंग टू वे। बैलेंस लाइफ बोलते हैं ना हम, बिल्कुल। सो बैलेंस लाइफ इज बेटर। हम सबको सब कुछ पता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा होता है, क्या नहीं अच्छा होता है, कितने विटामिन्स लेने हैं, कितना प्रोटीन, सब कुछ पता है, लेकिन हम करते नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। हमें पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम सिर्फ विंटर्स में ही दौड़ने जाते हैं और उसके बाद हम अपने आप घर बैठ जाते हैं, बोले नहीं ये हमसे नहीं होगा। तो लाइफ जो है वो लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए लाइफ स्टाइल को अगर हम बेहतरीन अच्छा रखेंगे तो लाइफ भी अपने आप अच्छी रहेगी। स्ट्रोक की बात तो हम कर ही रहे हैं, और न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज क्या होती है सर? स्ट्रोक्स के अलावा और कौन से न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी? 3 इमरजेंसीज मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम स्ट्रोक जो हैज टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। नंबर 1 इज स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसका मतलब है कि मिर्गी के दौरे जो आना, जिनको मिर्गी की बीमारी होती है पहले से या फिर नहीं पहले से या पहली बार स्टार्ट हुई है, उनको लगातार मिर्गी आना या आधे घंटे के अंदर मिर्गी आते ही रहना और बिल्कुल होश ना आना, उसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। और सी एपिलेप्सी मतलब क्या, जो मैं इट्स नॉट एक्चुअली साइंटिफिक, लेकिन मैं लोगों को कैसे समझाता हूँ कि हमारे ब्रेन में विद्युत तरंगें होती हैं। जैसे आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ और मैं नमस्ते बोलता हूँ आपको, तो मेरा एक ब्रेन डिसाइड करता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा और मेरे हाथ को पावर देगा और बोलेगा नमस्ते करिए। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो हम उसे एपिलेप्सी का बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बट लोगों को समझाने के लिए।
तो मानो कि आपके मदरबोर्ड में या आपके सर्वर में शॉर्ट सर्किट होने लगा कंटिन्यूसली, और वो सर्किट रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यूसली शॉर्ट सर्किट होता ही जा रहा है, तो वैसे केसेस में एपिलेप्सी जो फिट होती है या खींच होती है वो कंटिन्यूस जो चली जाती है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। मतलब ये एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है कि जिसमें अर्ली ट्रीटमेंट एज अर्ली एज 30 मिनट्स और 60 मिनट्स के अंदर हम जो एंटी सीजर मेडिकेशन, या एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास प्रोटोकॉल ही होता है कि हमें उनको ये इंजेक्शन देना है, ये इमरजेंसीज में देना है, ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर पे रखना है, ज़रूरत पड़े तो आगे स्पेशल ट्रीटमेंट करना। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस ब्रेन में चालू हो जाते हैं वो ब्रेन में परमानेंट डैमेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दैट। तो उसमें पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, बेडरिडन हो सकता है, वेजिटेटिव स्टेट हो सकता है, या उसका लॉन्ग टर्म आउटकम मेमोरी में डिस्टर्बेंस आते हैं, उसके ऑक्यूपेशन में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। दूसरी एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी जो हम बोलते हैं वो है सब एरिकनॉइड हेमरेज। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ सीवियर हेडेक होता है, और उसे हम बोलते हैं फर्स्ट और वर्स्ट हेडेक। मतलब जिंदगी में कभी भी ऐसा हेडेक नहीं हुआ है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली हमें टाइम बताते हैं कि मैं 9:30 तक ठीक थी, 10 बजे तक ठीक थी, मैं चाय पी रहा था और अचानक मुझे सीवियर हेडेक हो गया। तो उसमें ब्रेन में लीक होता है ब्लड का, और यूजुअली इसमें एक बलून होता है ब्रेन में जो आर्टरी के वेसल्स में होते हैं, उसे एन्यूरिज्म बोलते हैं। वो एन्यूरिज्म इज लाइक अ टाइम बॉम्ब, वो कभी भी फट सकता है। तो ऐसे में अर्जेंट न्यूरोलॉजी की, न्यूरोसर्जन और न्यूरो इंटरवेंशन ऐसे सब जगहों पे जाके हमें एंजियोग्राफी करके उसको आइडेंटिफाई करना है, और जहाँ से वो सोर्स है, ब्लीडिंग का सोर्स है, उसको बंद करना है। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली जानलेवा हो सकता है। और सब एरिकनॉइड हेमरेज इसलिए इमरजेंसी होता है क्योंकि वो हमें टाइम बहुत कम देता है। कई बार पेशेंट ऐसे खाते खाते मर जाते हैं, दे पास अवे। सो दैट इज वन मोर इमरजेंसी। और लास्टली ब्रेन का बुखार, मेनिंजाइटिस, जिसमें सर दर्द होता है, बुखार आता है और खींच आती है और भान डाउन होता है, मतलब होश डाउन होता है, बेहोश होता है आदमी। तो ब्रेन का इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, उसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, टीबी मेनिंजाइटिस होता है, या वायरल मेनिंजाइटिस होता है। तो वो भी जैसे मैंने बताया कि वो भी अप्रोप्रिएट स्पेशलिटी के वहाँ पे एडमिट होके वहाँ पे उसके MRI, कमर में से पानी निकालने का टेस्ट, और उसके बाद डायग्नोसिस और उसके बाद ट्रीटमेंट। तो ये 3-4 इमरजेंसी जो होती है वो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, यू शुड आइडेंटिफाई द सिम्टम्स। ज़्यादातर लोग आ ही जाते हैं, बट जो गोल्डन पीरियड है या जो टाइमली ट्रीटमेंट देना है स्टेटस एपिलेप्टिकस में, सब एरिकनॉइड हेमरेज में, दैट शुड नॉट बी मिस्ड। बिल्कुल। आप सोचिए, सर दुखता है या बुखार आता है, हम सोचते हैं कि चले दवाई ले लेते हैं, फिर हम सो जाते हैं, सुबह हो जाती है, रात हम निकाल देते हैं, चलो सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसलिए ये सारी जानकारियां आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हम कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनन मेहता से बातचीत कर रहे थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, आपको इतनी ऑथेंटिक एक एक्सपर्ट डॉक्टर से जानकारी मिल रही है जो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, आपके आसपास रहने वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि वीएनएम टीवी को हमेशा देखते रहिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पर, अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये जो बीमारी है कहकर नहीं आएगी, आपके आसपास वाले किसी के भी कि कोई भी इस बीमारी से रूबरू हो सकता है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।